हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा मेन टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल एज ए फंक्शन पैरामीटर। बट उसके पहले देख लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर चुके हैं। लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अ रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम, मतलब ही एलियास फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, यानी कि आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन है, उसको दूसरा नाम प्रोवाइड करना, और उस दूसरे नाम को या अदर नेम को ही क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट इसके साथ है, रेफरेंस इज एन इम्प्लिसिट पॉइंटर। तो क्या होता है आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इंटीजर सम इज इक्वल टू 100। एक मैंने वेरिएबल लिया है सम नाम का और उसमें मैंने 100 नंबर ये स्टोर कर दिया है। तो इससे होता क्या है, कंप्यूटर में एक मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो जाता है और उसको नाम क्या मिलता है, सम, और आपने उसको क्या स्टोर किया है, उसमें 100 स्टोर किया है। तो मैंने जो डायग्राम बनाई है वो इसी डिक्लेरेशन का नतीजा है। तो आपको तो पता ही है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि हर मेमोरी लोकेशन को यूनिक एड्रेस होता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका ये एड्रेस है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा है। डिक्लेरेशन में होता क्या है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर टोटल। आप देख ही पा रहे होंगे नया वेरिएबल है, और उसके बाद इज इक्वल टू में सम करता हूं, और इससे देखो क्या होता है, कंप्यूटर में और एक लोकेशन सिलेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं एड्रेस, और उसको नाम मिल जाता है टोटल, और उसमें स्टोर हो गया 100। आप बोलेंगे 100 कहां से आया, क्योंकि टोटल में मैंने कोई वैल्यू असाइन करने के बजाय एक वेरिएबल को असाइन कर दिया था, और सम की वैल्यू वैसे भी क्या थी, 100, यानी दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 100। बट ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। देखो आप एड्रेस देख सकते हैं, मैंने बस बाय एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं, इनके रियल एड्रेस अलग हो सकते हैं, तो इनके एड्रेस अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं सम में चेंजेस करता हूं, सपोज मैंने सम की वैल्यू 0 कर दी, तो क्या टोटल की वैल्यू 0 होंगी क्या, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। और सपोज मैंने इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू चेंज कर दी, तो क्या सम में वो रिफ्लेक्ट होंगी क्या, नहीं। क्यों नहीं होंगी, आपको आइडिया आ गई है, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट अगर मैं जैसे ही यहां पे एंड लिखूं तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। देखो नीचे की डायग्राम में डिलीट कर देता हूं, इसे पहले जैसी बना देता हूं, ओके। और देखो ऐसा करने से क्या हुआ है, जैसे ही आपने टोटल के सामने एंड लगाया तो नया मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि जो सम नाम का मेमोरी लोकेशन था, मतलब कि सम जिस मेमोरी लोकेशन को नाम है, ये वाले लोकेशन को नाम था ना, उसी को अब दूसरा नाम मिल गया है, और टोटल और सम एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मींस अगर मैं यहां पे चेंजेस करूं तो वो चेंजेस दोनों जगह पे होंगे, यानी कि टोटल की वैल्यू भी 200 हो जाएंगी और सम की वैल्यू भी 200 हो जाएंगी, यानी कि आप यहां पे कुछ भी चेंजेस करो वो सेम इसके ऊपर अप्लाई होंगी। तो ऐसा मुझे आपको बताना था। आई होप सो कि आपको समझ गया कि एक नॉर्मल वेरिएबल कॉपी करना क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो जो एंड टोटल लिखा है यही हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, यानी ही क्या हो गया, अल्टरनेटिव नेम हो गया, किसको, सम को। और ये सम किसको रेफर कर रहे थे, हम इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे थे। तो इस टॉपिक को दूसरा भी नाम है स्टैंड अलोन और इंडिपेंडेंट रेफरेंस, भी इसी को कहा जाता है। तो किताब में आपको ये टॉपिक दिखेंगे, मतलब ये रेफरेंस वेरिएबल यानी ही ये दो टॉपिक हैं। साथ ही साथ में कुछ टॉपिक होंगे मैंने स्किप किए हैं टेक्स्ट बुक के, इसलिए स्किप किए गए हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं या बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आने के उनके चांसेस हैं, और जब मेरे पास बहुत टाइम होगा तो जो बचे कुछ टॉपिक है मैं उनको भी कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमारा फोकस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ ही है। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है रेफरेंस वेरिएबल एज ए फंक्शन पैरामीटर। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैं आ गया जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर, और देखो जल्दी से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंटीजर ए करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यूजर से एक वैल्यू मांगते हैं, एंटर एन इंटीजर नंबर, ऐसा मैसेज लिखा, और सीन का यूज करके उस वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा था। अब देखो मैं चाहता हूं कि इस नंबर का स्क्वायर हो, तो आप तो जानते ही हैं इसका स्क्वायर करना हो तो मुझे a इंटू ए करना पड़ेगा। बट इस बार मैं क्या चाहता हूं, उसका स्क्वायर होके उसी में स्टोर हो। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू, ओके, और एक स्क्वायर नाम का एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उसमें मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी a। ओके, तो अगर इस फंक्शन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है, और वैल्यू वो कहां पे स्टोर होंगी, a में स्टोर होंगी, और अल्टीमेटली a की वैल्यू चेंज हो भी जाएंगी। और अगर मैं सी आउट यहां पे करूं, एक मैसेज लिखूं स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू, और a की वैल्यू प्रिंट करूं, तो मुझे आंसर भी मिल जाएगा। इतना आपके कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। बट इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ए इक्वल टू साइन हटा देता हूं। अगर मैं इक्वल टू साइन हटा दूं
तो क्या ये फंक्शन वैल्यू वापस करेगा क्या? नहीं, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बट रिटर्न करके भी हम वैल्यू ला सकते थे, बट एक फंक्शन कितने वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो फंक्शन को कर देते हैं डिक्लेयर। अगर ये फंक्शन होता, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसके सामने वॉइड लिखा और फंक्शन का नाम है हमारा स्क्वायर और इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है, आप वैल्यू को n में स्टोर करोगे, ऐसा मैंने पहले ही डिक्लेयर करके रख दिया है। ओके, तो चलो अब इसे हम करते हैं डिफाइन करते समय क्या लिखना पड़ता है, जैसा डिक्लेयर किया है वैसे। तो फंक्शन का नाम है वॉइड स्क्वायर, इसके अंदर आ रही है एक वैल्यू और वो वैल्यू कहां पे कॉपी हो रही है? आप देख सकते हैं n में कॉपी हो रही है और आपको जो स्क्वायर करना है वो तो n का करना है, n इज इक्वल टू n इंटू n, इससे ये स्क्वायर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में इस एग्जाम्पल के बजाय माइनस का एग्जाम्पल दिया है, ये समझने के बाद वो आप पढ़ लेना, आपको वो भी समझ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूजर ने एक वैल्यू एंटर की और वो वैल्यू a में स्टोर है और a को मैंने यहां से पास कर दिया। जैसे ही मैं यहां पे आऊं तो देखो एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है, इंटीजर n इज इक्वल टू a, ये वैल्यू a वाली वैल्यू n में कॉपी हो रही है। तो अब भी थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक देखा था टोटल और सम का, जो पहला एग्जांपल था ना, टोटल इज इक्वल टू सम, ऐसा ही कुछ हुआ है, a की वैल्यू जस्ट यहां पे कॉपी हुई है। तो स्क्वायर एक्चुअली a का नहीं हुआ है, किसका हुआ है? n का स्क्वायर हुआ है और उसी में जाके स्टोर हुआ। आप डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे पता भी चल जाएगा और रिटर्न करते तो वो आंसर वापस भी जाता था। तो आप बोलेंगे सर कर क्यों नहीं रहे? नहीं, क्योंकि मुझे इसको अलग तरीके से करना है। मुझे हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? फंक्शन एज अ रेफरेंस पैरामीटर। मुझे आपको इसको बताना है कि रेफरेंस पैरामीटर से ये कैसे काम करता है। तो हमने ये टॉपिक ऑलरेडी स्वैप में पढ़ चुके हैं। स्वैप में हमने टॉपिक पढ़ा था ना, कॉल बाय वैल्यू। इट जस्ट कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू कॉपी होती है और जो फंक्शन में चेंजेस होते हैं वो कहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं? मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होते। आप इसे कंपाइल करो, कोई एरर नहीं, और जैसे ही रन करो आपने 4 एंटर किया तो देखो स्क्वायर ऑफ a क्या बता रहा है? 4 ही बता रहा है, बल्कि a की वैल्यू क्या थी? 4 थी। आंसर क्या चाहिए था? 16 चाहिए था, बट स्क्वायर हुआ नहीं। क्या हुआ है गाइज? बट कहां पे स्टोर है? n में ही स्टोर है। ओके, तो आप बोलेंगे सर रिटर्न करना कभी पूरा था हमको? हाँ, रिटर्न करना पूरा था ना, बट रिटर्न कितने कर सकते हैं? वैल्यू एक ही कर सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पर फिर भी मुझे आंसर चाहिए था। देखो अब मैं चेंजेस कहां पे कर रहा हूं, ये जो हमारा n नाम का वेरिएबल था ना, n नाम का, इसके आगे मैं एंड लगाता हूं। अगर मैंने यहां पे एंड लगाया है तो आपको यहां पे भी एंड लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे भी एंड लगाया और देखो बस इतना चेंजेस करने से क्या होता है आपको ये समझना है। मैंने यहां से a पास किया तो ये a कहां पे चला गया? इस n में पहुंच गया, बट ये n नॉर्मल थोड़ी है गाइज, ये रेफरेंस वेरिएबल है। इसके सामने एंड लगा है, एंड n इज इक्वल टू a, यानी ही इससे इसका इफेक्ट क्या हुआ पता है? a नाम जिस मेमोरी लोकेशन को मिला है उसी को दूसरा नाम मिल गया है n, यानी टोटल और सम वाला हमने एग्जाम्पल देखा था ना, दूसरा वाला, दूसरे इसमें क्या हुआ था? सेम ऐसा हुआ है। अब जरा सोचो, a में चेंजेस होंगे तो भी n में रिफ्लेक्ट होंगे और n में चेंजेस होंगे तो भी a में रिफ्लेक्ट होंगे। दैट्स इट। ये जो हमने टॉपिक यहाँ पे लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यही है रेफरेंस वेरिएबल एज अ फंक्शन पैरामीटर। हमने उसे एज अ पैरामीटर यहाँ पे यूज किया है। तो सच में ये काम करता है कि नहीं करता है? तो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं, और जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँ और 4 एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू 16 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि n में चेंजेस जो हुए हैं वो a में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ऐसा हमारा ये छोटा सा टॉपिक है। पर फिर भी आपको लग रहा होगा ना कि रिटर्न करते तो भी तो आंसर आता ही था। हाँ, आता था, बट अब देखो कि मैं इसको क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं कि रेफरेंस से करना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल होते तो इंटीजर a, b 2 वेरिएबल होते और यूजर को आप मैसेज देते एंटर एनी 2 इंटीजर नंबर्स, ओके, और यूजर 2 वैल्यू एंटर करता यहां पे और एक वैल्यू b में होती, और स्क्वायर करते समय अगर मैं 2 वैल्यू यहां से भेजूं तो आपको अब कितने नंबर का स्क्वायर चाहिए? 2 नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो अगर रिटर्न वैल्यू आती तो एक ही आती ना, 2 का अगर स्क्वायर में फंक्शन में कर भी लूं तो वापस कैसे भेजू? एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। और देखो मैं मैसेज भी प्रिंट कर देता हूं, यहाँ पे पहले एंडल लगा देते हैं हम, ओके, और यहाँ पे मैं सी आउट लिख देता हूं। मैसेज में लिखा है स्क्वायर ऑफ b इज इक्वल टू, और इसके सामने में b की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो थोड़े और चेंजेस करने हैं। मैंने यहाँ से a और b भेजा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, तो दूसरा एक ले लो। मैंने m नाम का दूसरा वेरिएबल लिया है, मैंने उसे रेफरेंस नहीं बनाया, n को बनाया, इसको नहीं बनाया है। और वैसा ही यहाँ पे भी करो आप, तो देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर m लिखा है, तो पता है ना क्या हो रहा है? a की वैल्यू n में कॉपी हो रही है, जो अपने आप में एक रेफरेंस है, बट इंटीजर m में क्या कॉपी हो रहा है? b में। ये एक नॉर्मल सा क्या है हमारा?
कॉपी है। ओके, और अब देखो आप यहाँ पे m का स्क्वायर कर दो, तो मैंने यहाँ पे m का स्क्वायर कर दिया, तो क्या m रिफ्लेक्ट होगा एज अ b में, उसकी वैल्यू चेंज होंगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं होंगी। आप इसे कंपाइल करो और आप इसे अब रन करो। a की वैल्यू 4 एंटर करो और b की वैल्यू 5 एंटर करो। स्क्वायर ऑफ a बराबर 16 है और b का स्क्वायर क्या बता रहा है? 5 बता रहा है। तो आपको भी डिफरेंस समझा कि दो वैल्यू वापस नहीं जाती है, इसीलिए तो हम रेफरेंस पैरामीटर का यूज करते हैं। इसलिए आप इसको भी क्या बना दो, m के सामने भी एंड लगा दो और इस m के सामने भी एंड लगा दो। ओके, और अब जाके इसे आप रन करो और वैल्यू पुट करो 4 और 5। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ a जो हमारा 4 है उसका आंसर 16 आया है और नेक्स्ट वैल्यू का आंसर 25 आया है। तो रेफरेंस पैरामीटर को कब यूज करना है गाइस? जब मल्टीपल रिटर्न पॉसिबल नहीं है और फिर भी हमें प्रोग्राम में वो करना है। हम चाहते हैं कि फंक्शन में जो चेंजेस हुए हैं वो कहां पे रिफ्लेक्ट हो, मेन में रिफ्लेक्ट हो, तब हम रेफरेंस पैरामीटर का यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ गया होगा। इसी एग्जांपल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, चलो वो देखते हैं। प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम इन C++ विद सर्कल फंक्शन। मतलब आपको गिवन है कि आपको प्रोग्राम में सर्कल नाम का ही फंक्शन यूज करना है। दैट रिटर्न एरिया A एंड सर्कमफेरेंस C ऑफ सर्कल विद गिवन रेडियस R। आपको सभी वेरिएबल के नाम गिवन है। ओके गाइस, मतलब ही आप आपके मर्जी से वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसा दिया है वैसे का वैसा आपको लिखना है। ओके, तो देखो वो तो बोल रहे हैं कि एरिया A और सर्कमफेरेंस C रिटर्न करना चाहिए। मतलब कितनी वैल्यू रिटर्न करनी है? यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन से 2 पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए तो आपको रेफरेंस पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा फंक्शन में। और खास बात है कि आपको डायरेक्ट फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है। मतलब कि देख सकते हैं आप यहाँ पे वाइट सर्कल फ्लोट एंड a फ्लोट एंड c एंड फ्लोट r। ओके, तो a और c क्या है हमारे यहाँ पे? उस वेरिएबल को जो हम रीड करने वाले हैं उनको दिए हुए दूसरे नाम है और r हमारी नॉर्मल सी वैल्यू है। ओके, तो हम कैलकुलेशन फंक्शन में करेंगे और वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएंगी? मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा है, हम वो फंक्शन फिर से लिख देते हैं। मैंने प्रोटोटाइप फिर से लिख दिया है, सेमीकोलन देना है क्योंकि ये प्रोटोटाइप है और नॉर्मल सा ही प्रोग्राम करना है जैसे आप पहले करते थे। देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट r। ओके, आप R ही लेना क्योंकि उन्होंने बोला है कि R ही लेना है। ठीक है, तो हर जगह पे आपको जो जहां रेडियस है वहां पे आपको R ही लेना है। यूजर रेडियस एंटर क्यों करेगा? अगर ऐसा मैसेज जाता है स्क्रीन के ऊपर तो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस आपको स्टोर करना है R में। ओके गाइस, खत्म यहाँ पे। और अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल नाम के फंक्शन में मैं R भेज रहा हूं। ओके, R भेज रहा हूं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको क्या रिटर्न करे? A यानी कि एरिया और C यानी कि सर्कमफेरेंस। बट क्या वो वेरिएबल यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो इन्हें डिक्लेयर करो जैसे कि A और C, और पता है आपको R के साथ साथ A और C भी भेजना है क्योंकि वहां पे बोला गया है। आप देख सकते हैं A और C की वैल्यू भी क्या कर दो? पास कर दो और R की वैल्यू पास कर दो। बट ये A और C में कुछ भी स्टोर नहीं है, ये बस नाम होंगे किसी दूसरे वेरिएबल को। मतलब ये जो हमारे एक्चुअल लोकेशन है इनको ये नाम मिल जाएंगे फंक्शन में, वहां पे चेंजेस होंगे और रिफ्लेक्ट कहां पे हो जाएंगे? इस A और C में हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आंसर वापस आते हैं। तो बस आपको मैसेज लिखना है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू A और एंडल लगा देना है, और दूसरा मैसेज लिखना है सी आउट का यूज करके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और C कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमने कैलकुलेशन वगैरह किए हैं क्या? नहीं, आपको कैलकुलेशन फंक्शन में करने हैं, आंसर रिफ्लेक्ट बिल्कुल होंगे जैसे स्क्वायर करते समय हुआ था। तो करते हैं फंक्शन को डिफाइन। हमने सेम जैसे का वैसा यहाँ पे फंक्शन लिखा है जो से डिक्लेयर किया था, अब हम डिफाइन कर रहे हैं। कोई वेरिएबल के नाम चेंज मत करो, करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उन्होंने बोला है ना A और C और R होना चाहिए, तो बस हर जगह पे A, C और R ही लिखो और बस फॉर्मूले अप्लाई करो। आपको पता है ना एरिया कैसे निकालते हैं? A इज इक्वल टू 3.14 इंटू R यानी हमारा R स्क्वायर हो गया। बस ऐसा ही करना है, कुछ यहाँ पे थोड़ी आंसर प्रिंट करने हैं। और उसके बाद और सर्कमफेरेंस कैसा होता है? ट्वाइस बाय R। ओके, तो बस ऐसा कर दो। तो यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे। कैसे होते हैं एक बार देखो आप। ये जो A पास होगा वो यहाँ पे आके यहाँ पे गया, मतलब कि ये फंक्शन का A और मेन का A दोनों भी सेम रहेगा। आप चाहे दूसरे नाम लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के बताया था, A और N किया था और B और M किया था। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि
क्वेश्चन में आपको वेरिएबल के नाम गिवन थे। जब नेम गिवन रहते हैं, जैसे सर्कल का नाम गिवन है फंक्शन का, तो आप अपने मर्जी से नाम नहीं चूज कर सकते, तो जो दिया है वो आपको लिखना है। ओके, तो ये ए और ये ए सेम हो जाएगा और ये सी और ये सी सेम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या आर और आर सेम है? नहीं गाइज, ये आर की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गई। हमें आर थोड़ी रिफ्लेक्ट करना था, आर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है, उसकी बस हमको वैल्यू की मतलब थी, तो हमने बस जस्ट वैल्यू ली और कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे ए और सी में जो चेंजेस होंगे ये ऊपर के ए और सी में चेंजेस होंगे और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। चलो इसे टेस्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और जैसे रन करो सिंपल सी वैल्यू पुट करो, 1 वैल्यू पुट करो, आपको आंसर पहले से ही पता है। तो देखो बिल्कुल सही आंसर आए हैं। अब आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं कंफर्म होने के बाद। तो मैंने 4.3 लिखा है, तो आपके सामने आंसर हाजिर है। तो गाइज ऐसे होते हैं हमारे ये प्रोग्राम जहां पे हम रेफरेंस वेरिएबल एज ए पैरामीटर यूज करते हैं। तो ऐसा कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको एरिया का समझाया है, कभी वॉल्यूम का आ सकता है, कभी सरफेस एरिया का भी आ सकता है। बट ये प्रोग्राम कब यूज करने हैं, ऐसा लॉजिक जहां पे आपको मल्टीपल वैल्यू एक साथ रिटर्न करनी है। तो फंक्शन तो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, मल्टीपल करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, तब आपको क्या करना है, ऐसा रेफरेंस पैरामीटर यूज करने हैं फंक्शन में। आई होप सो कि आपको समझा होगा। नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो देखो, और फिर भी नहीं कुछ डाउट आपके अगर क्लियर होते हैं तो कमेंट में मुझको पूछो। तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।